नाज़रीन आदाब, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम अब तक के साथ हाजिर है। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत के लिए 2 साल का जो अरसा होता है उसकी कारकर्दगी, उसकी डायरेक्शंस, उसकी प्लानिंग, उसकी पॉलिसी, उसकी हिकमत अमली के समारात सामने आ चुके होते हैं और मज़ीद आ रहे होते हैं। और मौजूदा जो इस वक्त हमारा टॉपिक है वो है कि 2 साल जो आपकी PTI की हुकूमत गुजरी है वो उसकी कारकर्दगी 2 साल में क्या रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें मुख्तलिफ सवाल हैं, हमारे पास गेस्ट हैं। आइए इससे पहले कि ये एक पैकेज देखते हैं, और ये पैकेज से मुत्तफिक होना हर का ज़रूरी नहीं है। ये एक पैकेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे, फिर हम सवाल रखेंगे, देखते हैं वो क्या बात करते हैं। आइए पैकेज देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को मजमूई तौर पर मुल्क की तबाही के 2 बरस की दास्तान करार दिया जाए तो गलत ना होगा। पिछले 2 बरस के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी, मुईशत, गवर्नेंस, सेहत, तालीम, रोज़गार, मीडिया, जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं हर तरफ तबाही ही तबाही नज़र आती है। खुसूसन होशरुबा महंगाई के अफरीत ने अवाम को गर्दन से दबोच रखा है और इनकी जान निकालने के दरपे है। खारजा महाज पर कप्तान हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। मुईशत के फ्रंट पर देखा जाए तो डॉलर और सोने की कीमतें 2 गुना हो गई और पाकिस्तानी रुपया गिरते गिरते गिरावट की अथाह गहराइयों में जा गिरा। गवर्नेंस के महाज पर देखें तो हर तरफ नाकामी ही नाकामी है, जिसकी बुनियादी वजह विफाक और सूबों में कसरत से पाए जाने वाले कप्तान के वसीम अकरम प्लस जैसे बेशकदर नमूने हैं। रोजगार के महाज पर देखें तो माजी के 2 वर्षों में जितने लोग यहाँ बेरोजगार हुए हैं, इससे पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती। मीडिया के फ्रंट पर गुज़िश्ता 2 बरस पाकिस्तानी तारीख में जबर और घुटन के बदतरीन 2 बरसों की निशानदही करते हैं, जिनके दौरान सहाफ़ियों को फिक्री इख्तलाफ पर पाबंदी सलासल किया गया और अखबारात और TV चैनल्स का मुआशी कत्लेआम हुआ, जिसके नतीजे में हज़ारों सहाफ़ी बेरोजगार हो गए। गर्ज ये कि कप्तान के 2 बरस के इक़्तिदार का सरसरी जायजा लिया जाए तो नाकामियों और ज्यादतियों की एक लंबी फहरिस्त नजर आती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने इक़्तिदार के 2 साल तो मुकम्मल कर लिए, लेकिन इस दौरान अवाम के साथ किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं कर पाए। हाँ, कप्तान ने अपने माजी के तमाम वादों पर एक एक करके यूटर्न लेकर ज़रूर दिखाया है, और इसका जवाब ये पेश किया है कि इन्होंने तमाम यूटर्न वसीतर कौमी मफाद में लिए, और वैसे भी यूटर्न लेना तो अजीम लीडरों की निशानी होती है। कप्तान सरकार के 2 बरस के दौरान मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में तारीख साज इजाफा हुआ और बुनियादी अशिया ज़रूरियात की कीमतों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा। आवाम के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क में आटा और चीनी नायाब हो गए और इनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। जब आवाम के एहतजाज पर आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की गई तो पता चला कि इन दोनों स्कैंडल्स में कप्तान के करीबी रफ़ाका मुलव्विस थे। ताहम बजाय ये कि जहांगीर तरीन और दीगर चोरों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, इन्हें मुल्क से फरार करवा दिया गया। PTI की आला क़यादत ने हुकूमत में आने के बाद कई मौके पर इंतखाबात से कबल अपनाए गए मौक़िफ़ से यूटर्न लिया, जिससे इसकी तब्दीली के दावे अपनी अहमियत खो बैठे और अवाम में मकबूलियत का गिराफ गिरने लगा। इन वजूहात ने अपोजिशन जमातों को, जो शुरू से ही PTI पर आवाम का वोट चोरी करके इक़्तिदार में आने का इल्ज़ाम लगा रही थी, तनकीद के भरपूर मौके फराहम किए। PTI के इक़्तिदार में आने से कबल इमरान खान बारहा मुल्क से करप्शन और लूट खसूट के खात्मे और करप्ट सियासतदानों को जेलों में डालने का ऐलान करते रहे। ताहम इनकी जमात के इक़्तिदार में आने के बाद नैब की कार्रवाइयों में तेज़ी ज़रूर आई, लेकिन ये कार्रवाइयाँ सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ हो रही हैं और हुकूमती बैंकों से ताल्लुक़ रखने वाले चोरों और डाकुओं को एमनेस्टी दी जा रही है। आटा और चीनी स्कैंडल में मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने वाले तरीनों और मखदूमों के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय नैब दहाइयों पुराने मुकदमात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का रगड़ा निकालने में मसरूफ़ है। यूं नैब की तरफ से एकतरफा कार्रवाई का तासुर अब जुबान ज़दे आम है। अपोजिशन जमातें खुलेआम नैब न्याजी गठजोड़ की निशानदही और मजम्मत करती नजर आती हैं। इन 2 वर्षों के दौरान नैब की कार्रवाइयों और बिला सबूत गिरफ्तारियों पर आला अदालतें और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस भी कई बार नाला और बरहम नजर आए। हाल ही में अदालत उज़्मा ने चेयरमैन नैब की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठाए, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से इनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया। ताहम अब वैसे भी नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के रिटायरमेंट में सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं। पिछले 2 बरस के दौरान सिफारती महाज पर भी हुकूमत को कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। सिफारती महाज पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा धचका सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में तब लगा जब हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक मुताज़े बयान की वजह से पाक सऊदी ताल्लुकात में शदीद कशीदगी आ गई, जो अभी तक बरकरार है। जी नाज़रीन, ये आपने एक पैकेज देखा। जैसे मैंने कहा कि इससे मुत्तफ़िक होना या इससे मुत्तफ़िक होना ये ज़रूरी नहीं है। एक बात जो है वो ये है कि आपके आज ही हुकूमत का, इससे पहले भी हुकूमत का 2019 में भी बयान है वज़ीर आज़म का, लेकिन आज भी एक बहुत अहम बयान है जो वज़ीर इत्तलात का कि मुल्क
खुशहाली के डगर पर चल पड़ा है, यानी उस रास्ते को उन्होंने उस रास्ते पे आ चुके हैं और अब आने वाला वक्त जो है वो बहुत सुनहरा है। तो ये स्टेटमेंट है उनकी। और अब जो मेरे पास जो गेस्ट हैं आज के प्रोग्राम में, अब तक डॉक्टर के इस प्रोग्राम में, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नदीम अफजल चंद, तर्जुमान बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बड़ा नाम है, बड़े नफीस आदमी हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे हैं रज़ा हयात हिराज साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत, सीनियर सियासतदान है, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। तीसरे गेस्ट हमारे पास हैं शेख वक़ास अकरम साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान। आप तीनों का बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आ जाता हूं सबसे पहले नदीम अफजल साहब की तरफ। नदीम अफजल साहब, मेरा सवाल आपकी तरफ ये है कि वज़ीर आज़म ने कौम से बहुत सारे वादे किए, आज 2 साल है, बहुत एक बड़ा अरसा गुजर गया है। आप क्या समझते हैं कि कौम से जो वज़ीर आज़म के वादे थे वो किस हद तक जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं? इसी के साथ साथ 2 साल में हुकूमत के क्या समारात इस वक्त सामने आ चुके हैं? और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अवाम के बुनियादी जो मसाइल हैं वो किस हद तक जो हैं वो दूर किए गए हैं? क्या कहेंगे नदीम साहब? बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप काफ़ी अरसे बाद एक नए प्रोग्राम के साथ आए। देखिए, कोई भी जमहूरी हुकूमत जो होती है और जो 5 साल के लिए मुंतखब होती है और उसके 2 साल में आप ये कहें कि जो उसने उसके मैनिफेस्टो में चीज़ें थी या उसने जो इलेक्शन में वादे किए थे 100% पूरे हो जाएं, ये नामुमकिन चीज़ है। लेकिन ये देखना कि क्या उन वादों की तकमील के लिए, उनके निभाने के लिए जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो दुरुस्त है या गलत है। तो इस हवाले से आप हुकूमत को जज कर लें, आप उसका इकनॉमिक एजेंडा देख लें, आप उसका गवर्नेंस साइड पे देख लें, या आप किसी भी शोबे में देख लें। तो इस वक्त मैं समझता हूँ डायरेक्शन सिमत दुरुस्त हो चुकी है और विल भी लोगों ने भी देख ली और पॉलिटिकल एलीट ने भी देख ली। अब देखना यह है कि कौन सी चीज़ों में कामयाबी 2 सालों में हुई और कौन सी नहीं है। तो बाज़ मामलात में अब इकानमी स्टेबल हो गई है। जो एक पैनिक थी मुल्क में जब हुकूमत आती गई और जिस तरह अपोजिशन ने एक शोर शराबा किया और फिर जिस तरह डॉलर की कीमत हुई, जिस तरह इंटरेस्ट 17% पे चला गया, फिर अब आज 6-7% पे है, करंट अकाउंट डेफिसिट में जिस तरह कमी हुई, और बहुत सारे मामलात हैं। अब अगला मरला है कि हमारे लिए गवर्नेंस का इशू, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का इशू या जुडिशल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह इस साल होनी है, एजेंडे में टॉप लेवल पे ये शामिल है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि किसी के ऊपर टॉप लेवल पे मेरे साथ जो 2 कलीग बैठे हैं, मेरे से दोनों सीनियर हैं, कई बार असम्बलियों में आ चुके हैं, ये हुकूमती टीम के ऊपर कोई डायरेक्ट ऐसा करप्शन का दबा नहीं है, कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं, जैसा शोर शराबा नहीं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि टॉप लेवल पे कोई किसी का ऐसा ना कोई एजेंडा है, ना कोई ऐसी लॉबीज काम कर रही हैं जो पॉलिसी बनवाती थी या गिराती थी या फिर जोड़ती थी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, मैं यहाँ आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये है कि आपने गवर्नेंस की बात की थी। अच्छा, गवर्नेंस में सर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी हुकूमत का बहुत ही अहम चीज़ है गवर्नेंस, तो उसमें रूल ऑफ लॉ है, मेरिट है, ट्रांसपेरेंसी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है। सर इन तमाम शोबे में हुकूमत का मुकम्मल फेलियर है। अगर आप मेरिट की बात करेंगे तो जो लोगों को लगाया जा रहा है वो मेरिट के बरखिलाफ है। मैं चाहूँ तो एक लिस्ट दे दूंगा। ट्रांसपेरेंसी अगर आप देखें, इवन के आपकी मिनिस्ट्री में भी जो लोग हैं मुख्तलिफ इदारों के सरबराह लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन कहीं नज़र नहीं आ रही है, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही है।
तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो सबसे अहम होता है हुकूमत का, वजीर आजम का भी वादा था, महंगाई, बेरोजगारी आज 35 लाख से आपने उठाया 1,17,00,000 पे, उससे भी आगे निकल गए। आप महंगाई देखें, आप ही के दौर में जनवरी 2020 में पाकिस्तान के टॉप में पहुंचा 14.6। ये सूरत हाल है। करंट अकाउंट खसारा अगर कम हुआ तो उसमें आपकी कारकर्दगी क्या है, बाकी जो इंपोर्ट कम हुई या दूसरी चीजें वो है। तो मैं इस वक्त आपसे ये दो पे थोड़ा थोड़ा कमेंट चाहूंगा कि गवर्नेंस कहाँ आपकी दुरुस्त हुई सर, और आम आदमी के जो बेसिक मसाइल हैं, तालीम, सेहत, मकान, बेरोजगारी और आपके महंगाई। जी सर। देखिए, गवर्नेंस में सबसे पहले जो इस वक्त कोविड-19 जो आया, उसमें इस वक्त जो एक आफत आई इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से हमारे पास ना मेडिकल फैसिलिटीज़ उस लेवल की थी, ना कोई इदारे इस तरह के प्रॉपर फंक्शनल थे। लेकिन हुकूमत ने इसको वन विंडो ऑपरेशन के तहत असास प्रोग्राम के ज़रिए कैश ट्रांजैक्शन भी दी, फिर SMEs को भी पैसे दिए, फिर बड़े बिजनेसमैन को भी पैसे दिए, और ये एक गवर्नेंस की पहली मिसाल। दूसरी आप देख लें, पॉलिसिंग या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से यकीनन उसमें रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी गुंजाइश है, और अभी तक मुकम्मल रिफॉर्म्स नहीं हुई। एक रिहर्सल जारी है, एक नेशनल लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे भी। लेकिन ये मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ कि जो एजेंडे में वादा था, अभी तक पुलिस रिफॉर्म्स या उस लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं। बाकी गवर्नेंस में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन या लोकल गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो बड़ी मैटर करती है। अभी कोविड की वजह से वो लेट हुई, पर लेजिस्लेशन हुई, एक नया सिस्टम लाने की कोशिश की गई, और अब वो तकरीबन इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में वो इलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद ये चीज़ें भी आपकी शिकायत दूर हो जाएंगी, जो सैनिटेशन प्रॉब्लम है या डिलीवरी है। जहाँ तक तल्लक है महंगाई का, महंगाई देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ किसानों को अच्छी कीमतें मिली हैं, लेकिन कंज्यूमर के मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से या कुछ और वजूहत है, उसकी वजह से मार्केट में आम कंज्यूमर को चीज़ें वो महंगी मिली है। ये लेकिन बाद चीज़ों में एग्री बेस्ड इंडस्ट्री हमारे मुल्क है, हमारे ज़िम्मेदार को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारी चीजों में गंदम की कीमत ठीक मिली, गन्ने की कीमत ठीक मिली, मक्की की ठीक मिली, राइस की कीमत पिछले साल भी ठीक मिली और इस साल भी इंशाल्लाह तवक्को है। ठीक, तो ये कुछ चीजें बेहतर भी हुई हैं। ठीक है सर, ठीक है। शेख वकास अकरम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ठीक है सर, शेख वकास अकरम साहब, 2 साल किसी भी हुकूमत के समरात सिर्फ डायरेक्शन नहीं, बल्कि डायरेक्शन तो 100 दिन में होता है। इमरान खान साहब की बहुत सारी स्टेटमेंट है, 100 दिन, 200 दिन, 6 महीना, बहरहाल 2 साल है, इसमें तो समरात सामने आके नजर आने लगते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर, कि क्या वाकई हुकूमत की जो कारकर्दगी है, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो कानून और आइन हो, चाहे वो आपके कानून साजी हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सिफारत हो, बहुत सारी चीजें या आम आदमी के मसाइल हैं, किस हद तक कामयाब हुई सर? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे बड़े एहतराम के साथ नदीम अफसल चंद के आपके प्रोग्राम से मुझे पता चला कि कनाडा से वापस आ गए हैं। मैं तो डॉक्टर साहब नकाद हूँ इनका, और मैंने बसद एहतराम मैंने ये कहना चाहूँगा कि मैंने तो किसी भी शुबे में किसी किस्म की तरक्की बेहतरी नहीं देखी, बल्कि मैंने तो इनको सिर्फ शोर मचाते हुए देखा है कि यहाँ ऐसे हो गया और यहाँ वैसे हो गया, एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक मेरे भाई ने करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र किया, वो कम हुआ। ऑब्वियसली इट्स अ गैप बिटवीन हायर फॉरेन एक्सपेंडिचर और लो इनकम में, और उसमें इनका कोई कमाल नहीं है। जैसे आपने कहा, मैं उस पर थोड़ी रोशनी डाल देता हूँ। ऑब्वियसली जिस वक्त पूरी दुनिया में शिप्स और एयर ट्रैवल ख़त्म हो गया, लोगों का आना जाना, लोगों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड थी, तो एक्सपेंडिचर होना कहाँ से था, जिस वक्त सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो गई, और आना किसने था और जाना किसने था। तो वो तो कोरोना ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हुआ, वो इनकी कोई उसमें काबिलियत दूर दूर तक नहीं है। जहाँ तक मेरे भाई ने इस बात का जिक्र किया, और मैं फिर एहतराम के साथ, इन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट के किसी आदमी के ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। थोड़ी सी इसमें मैं इनकी वो करता जाऊँ इनकी इतला के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर कल्चर ये है कि करप्शन के इल्ज़ामात और इंक्वायरियाँ हुकूमत में जाने के बाद खुलती होती हैं।
सिर्फ 2-4 ऐसे बदकिस्मत होते हैं और वो हर हुकूमत में होते हैं कि जब वो हुकूमत में बैठे होते हैं और उनके ऊपर किसी न किसी एजेंडा के तहत इंक्वायरियाँ खोल दी जाती हैं, मगर आम तौर पे हुकूमत वाले फट्टे पे चढ़ते हैं हुकूमत से उतरने के बाद। तो अभी तक तो ये हुकूमत में बैठे हैं, जब ये चले जाएंगे ये स्टोरियाँ सारी वापस आ जाएंगी। हाँ, शुगर स्कैंडल के हवाले से जिन जिन लोगों के नाम मौजूद थे वो उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन कोई नहीं हुआ। कुछ लोग मुल्क से बाहर चले गए, फैसिलिटेट हो गए, कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे तो कोई एक्शन सामने नज़र नहीं आया। आटे के हवाले से, गंदम के हवाले से भी मुझे कोई बंदे को हथकड़ी लगी हुई नज़र कोई नहीं आई, किसी को उल्टा नहीं लटकाया गया। ये गुफ्तगू हम पिछले 2-4 महीने से सुन रहे हैं। इवन कल जो प्राइम मिनिस्टर ने एक एंकर को वो दिया बयान शान, उसमें दोबारा जो एक इंटरव्यू हुआ उसमें दोबारा उन्होंने यही कहा कि वो शुगर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, माफियाज को ख़त्म करेंगे, कार्टेल को ख़त्म करेंगे। मैं ज़रा मईशत के हवाले से अगर आप इजाज़त दें तो असद उमर साहब का मैं एक रिपोर्ट थी जो कि जब ये कोविड वाला और ये बजट वाला मामला हुआ तो इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। अगर आप कहें तो डॉक्टर साहब की इजाज़त से मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, 2-3 जुमले। जरूर जरूर। असद उमर साहब ने कहा, prospects for economic growth even before emergence of COVID-19 phenomena were eclipsed by higher inflation and interest rates, negative LSM growth, weaker exports, sluggish resource mobilization, uncertainty surrounding hot money inflows, and above all, tough IMF program related conditionality. The painful and prolonged adjustment program brought stabilization but at the cost of economic growth. High policy rate, exchange rate and taxation reforms have increased cost of doing business and have hampered industrial growth. अब आपने ये देखा कि मोहतरम ने ये मान लिया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था प्राइम मिनिस्टर की नज़रों के लिए, बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था और ये बहुत से कैबिनेट के बंदे बाद में इस पर खपे भी सही। जिस वक्त हमने इसको निकाला तो पता ये चला कि वो कहते हैं जी हमारा कबाड़ा और खाना खराब तो कोविड से पहले ही हो गया था। और आप जो बार बार कोविड को बहाना बना के कई चीज़ों के नीचे जाने की बात करते हैं, उस वक्त इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऊपर चला जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि वो हमारी रेमिटेंसेज, अब ये रेमिटेंसेज की भी बात करते हैं, भाई रेमिटेंसेज तो होनी थी क्योंकि स्मगलर्स आना बंद हो गए, ठीक है जी, जहाज़ आना बंद हो गए, वो उसको हैंडलर्स आना बंद हो गए, इसलिए पैसा हुंडी और हवाले के जरिए तो आ नहीं रहा था। फिर दूसरी बात ये हुई कि एक्सपर्ट्स भी आना बंद हो गए। आमतौर पे बंदे आते हुए 10 पैसे ले आते थे ना बाहर से, वो आने भी बंद हो गए। तो जिन लोगों ने अपने घरों में अपने रिश्तेदारों को पैसे देने थे, उनके पास बैंकिंग चैनल्स के अलावा, डिजिटल चैनल्स के अलावा और कोई चैनल भी नहीं था। अब ये उसको भी अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं। मैंने अगले दिन प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट देखी, उसके नाल भी ना कोई लेना देना कोई नहीं। जो आदमी इकोनॉमी को समझता है उसको ये पता है। रह गई गवर्नेंस की बात, जिन सूबों में इनकी हुकूमत है, पुलिस से अगर आप शुरू करें तो झूठे पर्चे हर चौथी जगहों पे हो रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं। ये जो पटवारी कह के दूसरी पार्टियों को खराब करते थे, इनके दौर में क्या पटवारियों और महकमा माल ने पैसे लेने बंद कर दिए हैं? पता नहीं नदीम अफजल चांद के गांव में या कोई शहर में कोई रिश्वत नहीं लेता होगा, ये बड़ा लकी आदमी है, या कोई रेट कम हो गया होगा। इन्होंने आने नाल साढ़े नाल तो कोई कमी कोई नहीं हुई। साढ़े जलियां इतने गंद उसी तरह ही है, बल्कि वध गया जी। वो कहते हैं ना, जब कोई ऊपर वाला चौधरी अपने आप को क्लेम करे ना कि मैं बड़ा सख्त हूं, तो नीचे रिश्वत का रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है। और खसूसन जब उसको ये भी ना पता हो कि मैंने निजाम चलाना कैसे है। ठीक है जी। अब अगर आप आ जाए इनके चीफ सेक्रेटरीज की तरफ, तो वो देख लें कि कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए हैं। ऊपर आप देख लें सेक्रेटरीज फेडरल कितने चेंज हुए हैं। और ऊपर आप ये देख लें कि रोज, और फिर ये नेपोटिज्म की स्टोरियां, प्राइम मिनिस्टर के फलाने दोस्त के कहने पे फलाने को चेंज कर दिया, फलाने दोस्त के कहने, कई दोस्तों की लड़ाइयों की वजह से इनके कई वजीर कुर्बान हो गए। वो आप देख लें ना, वो एक पीटीवी में आप देख लें, वो पीटीवी में एक चेयरमैन जो था, वो क्योंकि बहुत करीबी था किसी दोस्त का, आगे उसकी वजह से हमारा बेचारा वो दोस्त फवाद कुर्बान हो गया, उन्हें उठो जाना पै गया। सो कौन सी गवर्नेंस, कहाँ की गवर्नेंस? मैं एक डिपार्टमेंट पे आऊँ तो इतने तो पूरी रात लग जाएगी, थोड़े को टाइम कोई नहीं जे। कोई एक डिपार्टमेंट ये बता दें जिसमें ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और मेरे से बहस कर लें, एक प्रोग्राम रख लें किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर, बह के सामने 1-on-1 कर लेने लग पता जाएगा। ठीक है, मैं इस पे आता हूं जनाब रजा हैरात साहब की तरफ। रजा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं लाइन इन कर रहा हूं। रजा साहब, मेरी आवाज आ रही है? रजा साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है डॉक्टर साहब। जी रजा साहब, आप कैसे देखते हैं ये 2 साल कारकर्दगी हुकूमत की? 2 साल हो गए हैं, अब तो लोग कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं कि इससे पहले की जो हुकूमत थी, उससे पहले की जो हुकूमत थी। अब तो सामने कंपैरिजन आ रहा है, चाहे मईशत का कंपैरिजन लें, चाहे गवर्नेंस का कंपैरिजन लें, चाहे कानून साजी का कंपैरिजन लें, चाहे इदारों की मजबूती का कंपैरिजन लें, चाहे सिफारती और कश्मीर के हवाले से कंपैरिजन लें। तो क्या कहेंगे अब आप?
डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि मुझे जो अब तक की कम्युनिकेशन हुई है, मुझे एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया, कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, अब मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ जो इन दोनों ऑनरेबल आपके पार्टिसिपेंट्स ने बात की है, लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है डॉक्टर साहब, अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने क्या कहा या नहीं, लेकिन खुदा वास्ते यही देख लें कि एक महीने में जो पाउंड स्टर्लिंग था वो 194 से आज 225 रुपए का हुआ है। ये तो है इनकी फाइनेंशियल पॉलिसी। कश्मीर और वीज़ावी इजराइल, उसके बारे में कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है। सऊदी अरेबिया ने इनसे पैसे मांग लिए, इनको ये भी पता है कि इन्होंने पैसे वापस किए। अब आ जाइए ज़रात की तरफ। ये जो ज़रात की बात मैंने थोड़ी सी आपकी सुनी, जो मुझे आपकी आवाज़ आई, मुझे अफसोस होता है कि जब हमारे यहाँ पे बैठ के हम ना शाह से ज़्यादा शाह के खैर खा होते हैं। हमें मुल्क का खैर खा होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए जब हम झूठ बोलते हैं बैठ के एक नेशनल टेलीविज़न के सामने। आपको पता है वजीर खुराक ने खड़े होकर नेशनल असेंबली में क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि 6-7 मिलियन मैट्रिक टन जो गंदम प्रोक्योर की गई थी वो कहाँ गई। गंदम का आज रेट 2200 रुपये है। शर्म आनी चाहिए आज की हुकूमत को कि जिम्मेदार को पैसा मिला। जिम्मेदार को पैसा मिला, जिम्मेदार ने तो बेची 1300 रुपये में और अब आज बेच रहे हैं 2200 रुपये में, और ऊपर से आप कह रहे हैं जिम्मेदार को पैसा मिला। ये है तरक्की के राह। मुझे अफसोस इस बात को होता है अपना डॉक्टर साहब कि हमारे मुल्क में अब कोई कायनात में ऐसी ताकत नहीं इस मुल्क में जो कभी जो एंटी करप्शन के अगेंस्ट कोई लॉ ला सके, एंटी करप्शन में कुछ कर सके। एंटी करप्शन का नारा था, हमने इतना लगाया, मैं खुद पीटीआई का बदकिस्मती से टिकट होल्डर था, और इतना नारा लगा कि आज के बाद आपके ख्याल में इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होगी? नेवर, इम्पॉसिबल। हमने झूठ इतना बोला कि वो सच दिखाई दिया। आज हालत ये है कि वो इदारा जो इस हुकूमत को सपोर्ट करने को आता है अपनी क्रेडिबिलिटी खराब और तबाह कर बैठता है। आज सबसे बड़ी उंगली उठ रही है हमारी अस्करी क़यादत पे, इस हुकूमत को सपोर्ट करने की वजह से वो अनपॉपुलर हो रहे हैं। क्यों? किसने हक दिया है कि किसने हक दिया है इस हुकूमत को कि हमारे असासा, चाहे वो जुडिशरी हो, अदलिया हो, अस्करी क़यादत हो या इंतज़ामिया हो, उनको हम बदनाम करें? पंजाब के ख्याल, अब पंजाब में आपके ख्याल में हुकूमत चल रही है, एक ऐसे आदमी को बैठाया गया पंजाब की हुकूमत में। ये तो राजा इंदर भी ऐसे काम नहीं करता था, जो ये हुकूमत ने काम कर दिया है। पंजाब के हुक्मरान से तो पूछे जिसको ये नहीं पता कि यूरोपियन यूनियन क्या है, वो कोई मुल्क है कि स्टेट है, क्या है। ये पंजाब का वजीर आला है और ये उसकी पसमानदगी दूर करने आए, ये सोच है। और वो चल किसकी बैक सपोर्ट पर है, उसके पीछे सपोर्ट किसकी है, किसकी वजह से वो चल रहा है? ये लोग बोल तो सकते नहीं। पंजाब में क्या हो रहा है उसकी पसमानदगी इलाके की तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस एक फ़र्द वाहिद की पसमानदगी ख़त्म हो गई। हमें अफसोस होता है, आज वक्त ये नहीं था, इनको चाहिए था हार्मोनाइज करते। आज जब एहतसाब होता है तो लोग उसको इंतकाम समझते हैं, गलत है, नहीं होना चाहिए था। एहतसाब ओवरबोर्ड होना चाहिए था, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए था, सब के सब लोगों के खिलाफ होना चाहिए था। ये स्टैंड था। ये नहीं है कि जो हुकूमत में आ गया वो बरीउल जिम्मा है, वो पाक है, वो साफ है, उससे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो हुकूमत से हट गया वो टारगेट हो गया। इंतकाम नहीं होना चाहिए। आपको एक फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तमाम प्लेयर्स के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। क्या है फाइनेंशियल पॉलिसी, मुझे ये तो बतलाया जाए क्या है। ये है फाइनेंशियल पॉलिसी डॉक्टर साहब कि मुल्क का दिवालिया निकल गया। आपने जगह जगह जाके कुछ कॉल उठाए, एक इदारा आपके पास है जो प्रॉफिट में जा रहा हो, और 2 साल, अब तो हुकूमत का 3रा साल जनाब वाला शुरू है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने 5 सालों बाद, आपके एजेंडा में 4 साल है, पीटीआई के एजेंडा में इलेक्शन करवाना 4 साल के बाद का एजेंडा है। फर्ज कर लीजिए अगर आप अपने एजेंडे पे चलते हैं तो आपने आधा वक्त अपना गुजार लिया, और अगर नहीं भी गुजारा, अगर 5 साल पे भी जाए तो आखिरी साल इलेक्शन ईयर होता है, आप उसको काउंट ही ना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ये आपने। बताइए क्या रिजल्ट दिए? बिल्कुल सही कहा, रिजल्ट दिए इस मुल्क के आपने। बिल्कुल सही कहा। मैं आगे चल के बात करूंगा। और एक बात बहुत है कि अगर डायरेक्शन के लिए सिर्फ 2 साल ने डायरेक्शन दिया, 2 साल में सिर्फ डायरेक्शन दिया है, तो फिर तो ये खुद आप अब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत की नाअहलियत है। हालांकि डायरेक्शंस तो जो हुकूमतें आती हैं वो तो शैडो काबीना के ज़रिए पहले से ही तैयारी होती है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक मजारी साहबा के घर पे 6 महीने से तमाम चीज़ों की तैयारियां हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बहुत बड़ा काम हो रहा था, लेकिन रिजल्ट
नहीं है, तो डेफिनेटली ये सवाल आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। नदीम अफजल चंद साहब, वैसे तो मेरे पास एक लिस्ट है पूरी सर, तकरीबन 100 ऐसे बयानात हैं जिसमें अमल दरामद नहीं हुआ, ये यू टर्न ले लिया गया। मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ 2 इशू उठा रहा हूँ। सफारत पे भी बात हो गई, मईशत पे बहुत कुछ बोला जा सकता है अभी, लेकिन मैं वक्त कम है, तो मैं 2 इशू पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपका बड़ा नाम है, बड़ी खिदमात हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आपका है, जहाँ भी आप रहें आपकी बड़ी इज्जत और बड़ी रिस्पेक्ट है। सर मैं 2 चीज़ लेके आता हूँ। एक तो ये कि जमहूरियत में जमहूरी इदारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, और आज मैं देख रहा हूँ कि सर जमहूरियत का सबसे अहम इदारा पार्लियामेंट जो है वो टोटल निगलेक्ट है, टोटल ज़ाया है, टोटल उसकी इफादियत ख़त्म हो गई है। वहाँ जो कानून साजी आवाम के लिए होनी चाहिए, कौम की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, वो ऑर्डिनेंस पे चल रही है सर, ठीक है। 38 के करीब ऑर्डिनेंस जो हैं वो आ चुके हैं। इधर दूसरी तरफ आइए कि हुकूमत का सबसे अहम नारा था करप्शन, यानी एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड और करप्शन का खात्मा। तो सर एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड आपके सामने है, अब तक किसी एक आदमी को 2 साल में सजा नहीं हो सकी। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, 1 रुपया भी बाहर से जो कहा गया था, दिखाया गया था वो, और ना वो बंदा गिरफ्तार होकर आया, कहा गया था कि पकड़ लिया है, ये है वो। तीसरी चीज ये है कि जो एहतसाब का अमल सामने आ रहा है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए आ रहा है, जैसे कि हमारे दोस्तों ने कहा। और एक और कि इस वक्त जो करप्शन किस हद तक खत्म कर दी सर आपने, जो वादा था इस पे आप आए थे। जी सर क्या कहेंगे? देखिए 2 चीज़ें हैं जी। करप्शन, एक तो आप देख लें जो सिस्टम के अंदर करप्शन है वो आप कहें कि अभी मुकम्मल ख़त्म हुई, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक तल्लक है कैबिनेट लेवल पे या सेक्रेटरीज लेवल पे या प्रिंसिपल अकाउंटेंट्स लेवल पे, टॉप लेवल पे, वो यकीनन बहुत हद तक कम हुई है। मुकम्मल ख़त्म मैं कहूँ कि बिल्कुल ही नहीं हो रही, ये बात भी गलत है। ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स होनी अभी बाकी हैं। बहुत सारे लोग, कहाँ से हम नए लोग लेके आएंगे? वही पुराने सिस्टम के पुराने वज़राए आला, वज़राए आज़म के साथ, और वही लोग जो मिनिस्ट्रियों के साथ चलते हैं, वही लोग अब भी ब्यूरोक्रेसी में भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो दूसरी आप कह रहे हैं पार्लियामेंट की बात, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हमेशा या तो 2/3 मेजॉरिटी हो या बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो, सेनेट में भी मेजॉरिटी हो, फिर हुकूमत जिम्मेदार होती है। जब सेनेट में अक्सरियत अपोजिशन की हो तो फिर अपोजिशन का भी उतना ही रोल है जितना हुकूमत का है। इस वक्त बहुत सारी लेजिस्लेशन हो भी चुकी है, लेकिन बहुत जहाँ तक हुकूमत और अपोजिशन सेम पेज पे आ जाते हैं वहाँ लेजिस्लेशन हो जाती है। लेकिन बहुत सारे इशू ऐसे हैं जहाँ अपोजिशन बिल्कुल लेजिस्लेशन नहीं करने दे रही हुकूमत को फेल करने के लिए, ताकि हुकूमत न चले, और उसमें पार्लियामेंट की बेतौकीरी भी शामिल हो जाती है। पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की डिबेट्स होती हैं दोनों साइड पे, अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से, मैं तो उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा, सच्ची बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस साल इन आखिरी इजलास में जो अच्छी बातें हुई हैं, उससे पहले भी बड़े बड़े सीजन लोग बैठे हुए हैं, तो अब वो डिबेट उम्मीद है तीसरे साल में एक अच्छे लेवल पर जाएगी। और लेजिस्लेशन के ऊपर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त मज़ाकरात हो रहे हैं। जिस तरह आज कराची के मामले में अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठे, इसी तरह मैं समझता हूँ लेजिस्लेशन के ऊपर भी आने वाले दिनों में जो लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है डे टू डे वर्किंग के लिए या रिफॉर्म्स के लिए, इदारों में रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स करनी है, उसमें अब ये साल बहुत अहम है। लेकिन पिछले सालों में जिस तरह होनी चाहिए थी वो अपोजिशन और हुकूमत के तनाव की वजह से नहीं हो सकी। ठीक है सर। मैं आता हूं जनाब शेख वकास अकरम साहब की तरफ। इस पे सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए, इदारे, करप्शन, एहतसाब, और दूसरा ये जो इदारों में अहम जगहों पर जो ट्रांसपेरेंसी और मेरिट और जो चीज़ें सामने हैं उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मेरे भाई ने तनाव की बात की है, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है जिस वक्त ये हुकूमत फॉर्म हुई थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के कायद जो हैं को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मियाँ शहबाज की तकरीर भी मुझे याद है कि उन्होंने कहा ठीक है जैसे भी सही आप बन गए हैं बट वी विल एक्सेप्ट एंड वर्क विद यू।
इट वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जिन्होंने इस बात का मजाक भी उड़ाया और उसके बाद मुसलसल 2 साल इनकी पार्टी के रवैये और लहजों की वजह से इन चीज़ों में रुकावटें आई। अभी जो 2 दिन पहले एक इंटरव्यू जिसका मैंने पहले जिक्र किया एक एंकर के साथ, उधर भी खान साहब ने जहाँ हमने 2 साल में डायरेक्शन सेट कर दिया तो आई डिसएग्री विद हिम टोटली, वहाँ उन्होंने दोबारा अपोजिशन को रगड़ा कि कुछ भी हो जाए मैं इन्हों नहीं छड़ांगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस लेजिस्लेशन पे इनकी ले दे या बैठ के नेगोशिएशन भी होती है वो इसलिए नहीं होती, ये दोनों घर झूठ बोलते हैं कि जी हम कोई कौम के मुफाद में लेजिस्लेशन कर रहे हैं, वो केसों में फंसे हुए हैं, कहीं उनको कंसेशन चाहिए होते हैं, ये वैसे हुकूमत चलाने में गरीब फंसे हुए हैं, इन्होंने वास्ता काम नहीं सी और वो इसलिए तो आज आके किसी कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर कुछ ले कुछ दे के ऊपर कोई लेजिस्लेशन हो जाती है और उसके ऊपर फिर हुकूमत बगले बजाने लग जाती है। जहाँ तक रह गया करप्शन का मामला, देखें मेरे भाई ने कहा कि बड़े लेवल के ऊपर कम हो गई है, तो बड़े लेवल के ऊपर पहले भी अगर आप देखें पिछली हुकूमतों में भी तो सिर्फ चंद ऐसे सेक्रेटरी या वज़रा होते थे जो खाते थे। कोई अगर 50 डिपार्टमेंट है या 20 डिपार्टमेंट है तो सारे सेक्रेटरी नहीं थे खाते और सारे वजीर नहीं थे खाते। उस वक्त भी करप्ट लोग ऊपर वाले लेवल पे कम होते थे। हाँ, वो ऊपर से करप्शन चलती थी टॉप से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से या उधर से, तो फिर वो एक अलग चीज़ होती थी। मगर यहाँ पे अब भी ऐसे ही है। यहाँ पे सारे वजीर जो है, मैं क्यों किसी के ऊपर खुदा न खास्ता या सेक्रेटरीज के ऊपर उंगली उठाऊँ, मगर हाँ है, वज़रा भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं, नीचे चेयरमैन डीजीज भी हैं जो खा भी रहे हैं। देखें वो जो खातून इनकी गई है जिसको तानिया आयदरोस के नाम से खातून थी, वो की केस थी। ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एक खातून आती है और वो डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक कंपनी जो है वो सेक्शन 42 के तहत SCCP के अंदर रजिस्टर कराती है। उसके बाद 2 हफ्तों के बाद उसको उसी कंपनी के सब्जेक्ट के हवाले से वजारत एक बना के उसको वजीर का स्टेटस दे दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी कंपनी और उसी में से ठेके अपनी कंपनी को देने के लिए चल पड़ती है और बाद में वो बेशर्मी से टीवी के ऊपर आके मान भी जाती है और फिर पाकिस्तान डिजिटल होंदा ही रह गया जी। देखा तुसी पाकिस्तान डिजिटल होने लगा सी क्योंकि उसने आके कह दिया था कि खान साहब ने मुझे कहा घबराना नहीं है। खान साहब तो घबराए कोई नहीं, उन्होंने तो कोई नहीं घबराना 5 साल तक, मगर यह कि बीबी आप घबरा के टुर गई। उसके अलावा जफर मिर्जा के ऊपर जो करप्शन केस था आपको याद होगा, इस वक्त भी नैब में इंक्वायरी है, इस वक्त भी नैब में इंक्वायरी है, FIA में इंक्वायरी है। वो जो मास्क स्मगलिंग का केस और इंडिया से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पे विटामिन जो है वो इंपोर्ट इन्होंने की थी, वो केस इस वक्त भी है। इनका एक हेल्थ मिनिस्टर ऑलरेडी जो है उसको इन्होंने हटाया इसलिए कि मीडिया से हमें पता चला कि उस पर करप्शन के कोई चार्जेस हैं। खान साहब गुस्से में आ गए, उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री तो हटा के पूरी पार्टी का कोई सुनिया कोई जनरल सेक्रेटरी या कोई दे छड़िया ने। अच्छा, अब आप आगे आ जाएं तो मतलब मैं 1 बाय 1 अब अगर चलता जाऊं तो फिर कौन कौन से महकमे हैं। और दूसरी तरफ जो आप जो है ना जी, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इनकी वो सीधी नहीं है। चीज़ें अगली तरफ ये इनका विजन खान साहब का जो था वो किसी ने ओन नहीं किया है। मैं खान की ज़ात के ऊपर करप्शन के हवाले से कोई बात नहीं करता हूँ, मगर मैं ये ज़रूर करता हूँ कि खान को जो टीम खान ने चुनी, खान को नहीं मैं कहूँगा, जो टीम खान ने चुनी और वो जो इन्होंने वो क्या उसको कहते हैं टूटी फ्रूटी जड़ी आइसक्रीम बनाई ना, वो अब वो जेल नहीं हुई, उन्होंने ओन नहीं किया खान साहब के विजन को। और खान साहब बादशाह आदमी है, सादे आदमी है, बिल्कुल गलत कहते हैं जब ये कहते हैं कि डायरेक्शन सेट हो गई है। कोई डायरेक्शन नहीं है। कहते हैं हमने करप्शन के ऊपर हाथ डालना शुरू किया है, कुछ नहीं हुआ है। मैं आपके सवाल और आपकी स्टेटमेंट की तायीद करता हूं। ना कोई पकड़ा गया है डॉक्टर साहब, ना किसी ने फड़े जाना है। जदों तुसी वड्डे चौधरी फड़दे हो वो किसी ना किसी डील में निकल जाते हैं। नीचे चौधरियों को बचाने के लिए आपकी अपनी टीमें खड़ी हैं, ठीक, आपके अपने वज़रा, आपके अपने लोग किसी न किसी बंदे के सिफारशी हैं। वो तमाम जिन्होंने किसी न किसी केस में, अब आप वो खटक का केस ले लें, वो खटक के केस में क्या हो रहा है, इनका एक वजीर है और उसका हमारे जिले से ताल्लुक है। वो कल एक फेडरल मिनिस्टर, मैं गवर्नेंस की गाल सुन लेना जरा, एक फेडरल मिनिस्टर ने तहरीक इस्तेकाक पेश की है अपने एक और रिश्तेदार MNA के साथ मिलके कि जनाब वो पोस्टमार्टम के बगैर मुझे लाश चाहिए थी, पुलिस ने मुझे नहीं दी, किसी MPO को दे दी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है? ठीक, इससे बड़ा वो जो गवर्नेंस की मेरा अजीज बात कर रहा था कि एक फेडरल मिनिस्टर इस्तेकाक की थे कि MPA को लाश दे दी बगैर पोस्टमार्टम के, मुझे नहीं दी। ये इनके हालात हैं। ठीक है, मेरे ये भाई हैं, मुझे नदीम का बहुत ज्यादा ख्याल तो है सर। नहीं पता नदीम ने कितने दिन रहना इस पार्टी है, कितने दिन रहना, मगर फारिग है काम, सब फारिग है सर। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक के बाद मैं दोस्त रजा हयात की तरफ आता हूं और एक केस याद दिला दूं। वजीर आजम साहब ने कहा कि बुजदार पे जो शराब लाइसेंस का केस बनाया नैब ने, वो उस पर उन्होंने एतराज कर दिया है। हालांकि
बेशुमार केसेस जो नैब इस वक्त चला रही है, 2 साल हो गए, चार्जशीट नहीं करती है और अदालतें उनको बरी कर रही हैं। इससे बड़े शर्म का मुकाम क्या है नैब के लिए? मैं इस वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वरना मेरे पास इतने फिगर्स हैं कि मैं लाकर सामने रख दूं। और यकीनन सही कहा है कि मौजूदा हुकूमत में आप सारी शवाहिद भी दे देंगे तो कोई भी इनके खिलाफ काम नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एहतसाबी इदारे टोटल इस वक्त जो है हुकूमत के कंट्रोल में। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। रजा हयात हिराज साहब, क्या कहेंगे सर अब आप इस मौके पे? डॉक्टर साहब, इस मौके पे जितना भी कम कहा जाए ना वो वही सच होगा। डॉक्टर साहब, तबाही तो पूरे मुल्क की निकल गई ना। अब तो हमारा हाल ये है कि अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यस, रहा सवाल जो फरमा रहे थे चंद साहब कि अपोजिशन तो इतनी जिम्मेवार है। सर, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा लेजिस्लेट करती है और जो अपोजिशन होती है वो ओरेट करती है। क्या इनके गवर्नमेंट के लोगों को या मिनिस्टर्स को इतना भी पता नहीं था कि इनके पास सेनेट में मेजोरिटी नहीं है? अगर इनको ये भी पता नहीं था कि इनके पास आदात नहीं है तो फिर इन्होंने ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश क्यों की कि जो ये दोनों हाउसेस से पास नहीं करवा सकते थे? या तो ये बिल्कुल बेवकूफ है या इनको पागल खाने में इनका इलाज करवाना चाहिए, या इनके पास ये भी नहीं था तो इनको कम से कम नेशनल असेंबली के अंदर हार्मनी तो पैदा करते, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर लेजिस्लेशन लेके आते। ये वो भी नहीं ला सके। इन्होंने आए दिन अपोजिशन को इन्होंने कॉर्नर किए रखा। उसका रिजल्ट क्या निकला? आखिरकार उसका रिजल्ट ये निकला कि आज दिन तक जीरो लेजिस्लेशन है। तो ऑफर मारे थे 6 महीने पहले से शेडो कैबिनेट शुरू हुई। मुझे बताइए, ये जो असद उमर साहब थे वजीर खजाना बने, क्या ये सिर्फ लोगों से झूठ ही बोलते रहे या तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? अगर इनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी फाइनेंस की तो फिर इस मुल्क के साथ ये तबाही, ये खिलवाड़ क्यों किया? क्या पाकिस्तान के ये हालात है कि अफगानिस्तान से भी हमारी रुपए की कदर जो है वो कम हो जाए? डॉक्टर साहब कुछ, हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी। क्या हमारी ये इक़दार बाकी बच गई है? क्या करप्शन खत्म हो गई? आपने हर एक को करप्ट का और ठीक कहा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा ना, शायद खाकान अब्बासी साहब ने, ये तो किसी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सके। जिसको अरेस्ट किया उसी को छुड़वाया और ऊपर से कहते हैं जी नैब हमारे कंट्रोल में नहीं। जब कोई अरेस्ट होता है तो इनके वज़रा छाती फैला के उसी को ओन कर लेते हैं। करप्शन आज पहले से इंतहा की ज्यादा है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन आज इंतहा की ज्यादा है। इनके हुक्म के बगैर एक पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती। 7वां आईजी आ गया पंजाब के अंदर। उधारा को खौफ कीजिए, आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए। आपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके नहीं, आपको ये हक था। आपने सबसे बड़ा जो जुल्म किया, जो इस मुल्क का असासा इसकी यूथ थी, आज आपने उनको कहा गालियां दो। आपने उनको वो शर्म हया भी, उनका पर्दा वो भी आपने उनका उतार दिया। वो अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते, आज वो गालियां देने पे आ गए। और उससे भी बड़ा, हेलो जी सर, सही आवाज आ रही है। और उससे भी बड़ा आपने जुल्म किया उनके साथ, इस यूथ के साथ आपने जुल्म किया कि उनको बेरोजगार किया। यस। इतने झूठ बोले कि आज किसी के पास कोई इक़दार नहीं बची। डॉक्टर साहब, इससे बड़ी तबाही आप मुल्क की कर नहीं सकते और इससे ज्यादा मुल्क के साथ आप कोई इसकी बदखा हो नहीं सकते। एक काम दिखाइए जो इस मुल्क के इंटरेस्ट में इस मुल्क को आगे लेके गया हो। एक कानून दिखाइए। वजीर कानून को हटाते हैं, वो इस्तीफा देके केस लड़ता है, केस लड़ के फारिग होता है, फिर उसको वजीर कानून बना देते हैं। हेलो जी सर सर, ये आवाजें उसमें कुछ आने शुरू हो गई। जी सर। हेलो सर, वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं किसी स्टेज पर मजीद बात करूंगा। एक बात जरूर कहना चाहता हूं प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे, कि एक बात ये सोची जा रही थी कि 5 साल का अरसा जो पार्लियामेंट का होता है उसको कम करके 4 साल कर दिया जाए, ताकि ये जल्द से जल्द तब्दीली आए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकले। लेकिन